हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। दोस्तों, हम लोग ने जो कल का चैप्टर था वो कवर कर लिया था। ठीक है, आज का जो नया चैप्टर है, कल का चैप्टर जो था हम लोगों का क्या था, कल का चैप्टर था क्या, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पे, ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया पे कैसी पड़ी। जब ब्रिटिश रूल था तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति पे पड़ी, आज का विषय वस्तु ये है। दोस्तों, आपका एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी 69 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है हमारे चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार शिक्षा बहाली, ठीक है ना, का एग्ज़ाम जो है 2023 का है, उसका भी एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। देखिए, ये इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ क्योंकि देखिए, अगर हम घटना चक्र की सीरीज़ को, हिस्ट्री का ये इतना बड़ा हो जाएगा घटना चक्र का सीरीज़ कि इसको कवर करना क्या हो जाएगा, थोड़ा एक टाइम बाउंडेड मैनर में करना मुश्किल है। कर तो मैं सकता हूँ, अगर 8 घंटे की मैराथन एक बार मैं ले लूँ तो मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा शुरू से पढ़ाने का ये उद्देश्य कतई नहीं था कि मैं लंबे लंबे 8-8 9-9 घंटे के वीडियोज़ आपको दूँ और वो केवल वो देखिए फैक्ट आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो वीडियो केवल वीडियो बन के ही रह जाती है। व्यूज़ बटोरना कतई इस चीज़ का मेरा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इन लेक्चर्स को बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं व्यूज़ इकट्ठा करूं। ठीक है, मैं चाहता था कि जो चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके मैं उतना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको क्या करूं, ये इस चीज़ को, ये सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, मेरा ये नेचर ही नहीं है कि मैं उस तरीके से 8 घंटा 7 घंटे का एक बार दे दूं और लो भैया खाओ अब बैठ करके, वो नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब ये है कि मैं एक साइंटिफिक वे से पढ़ाऊँ। साइंटिफिक वे क्या है कि हर कड़ी को, जैसे मैं शुरू से आप देख रहे होगे, मैं घटना चक्र की सीरीज चाहे एंशंट की हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री की हो, मैं सबको चैप्टर वाइज ही पढ़ाया हूँ। हाँ, 2-3 चैप्टर्स को कभी कभी मर्ज भी किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे, इस वजह से कर दिया था। ठीक है, और जितना फैक्ट मैं एक से ज़्यादा कभी भी किसी स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनने देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इससे क्या होता है, सभी लोग ग्रसित होते हैं। 7-8 घंटे का केवल वो लोग देखने के लिए होता है, लोग वीडियो चला लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में घुसता कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं ल्यूसेंट की अब मैं क्या कहते हैं, एक पोल करना चाहता था कि मैं ल्यूसेंट पढ़ाऊँ कि मैं बिहार स्पेशल पढ़ाऊँ। ठीक है, आप ये चाहते हो, या मैं क्या पढ़ाऊँ, आपका बिहार का हिस्ट्री पढ़ा दूँ, या बिहार घटना चक्र से हिस्ट्री पूरा कवर करा दूँ। ठीक है, ये जो सीरीज़ है, घटना चक्र की सीरीज़ है, ये सारे स्टेट सर्विस के लिए क्या है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसलिए वजह से मैंने इसको उठाया था। अब देखिए, मैं इसको अगर अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, एंड नहीं कर रहा हूँ, ये एंड नहीं है, मैंने क्या किया है, सिर्फ पॉज किया है इसको। मैं सोच रहा हूँ पॉज करने के लिए, क्योंकि ये क्या होगा ना, जस्टिस नहीं होगा इन स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, आपका जो अभी आप करंट अफेयर का जो सीरीज़ चल रहा था, करीबन मैंने 812 क्वेश्चन वहाँ पे स्पीडी के हो गए थे। 600 क्वेश्चन करीबन 2-3 से 4 दिन में आपके ये भी हो जाएंगे, तो 1500 एमसीक्यूज़ आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर 1500 एमसीक्यू तैयार हो गए ना, और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको 2500 से 3000 एमसीक्यू, 2500 एमसीक्यू से 3000 एमसीक्यू सिर्फ करंट के कवर करा दूँ। क्योंकि देखिए, करंट के थ्रू अगर हम करंट अफेयर को कवर करेंगे ना कि तथ्यों के द्वारा, देखिए करंट से क्या होगा ना कि आपको जो आएगा वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आएगा ना वो हम सीखेंगे, वो क्या होगा, एज आ हमारा स्टडी बेसिस पे रहेगा। तो हमें क्या होगा ना, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से लोगों का जो टॉपर्स के पढ़ने का तरीका है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। आप टॉपर से पढ़ रहे हैं तो टॉपर के तरीके से सोचिए। वो पुराना घिसा पुटा हुआ ज़माना गया कि केवल करंट अफेयर पढ़े जा रहे हैं। वो तो एक मैं आपको जस्ट जेन्युइन के लिए कि आपको, कि कहते हैं ना, एक जगह फैक्ट क्लियर रहे, इसलिए स्पीडी का दे दिया स्टार्टिंग का पार्ट में, वो भी पार्ट में दिया, एक साथ नहीं दिया। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने वही दिया। मैं शुरू से मैं वैसे ही पढ़ता आया हूँ, और मैं कहीं ना कहीं हूँ आज के समय में उसी की वजह से हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये चाहता हूँ कि मैं या ल्यूसेंट, या बिहार का घटना चक्र, और या आपका ठीक है, या बिहार स्पेशल। अब आप लोग क्या चाहते हैं, शुरू करना इस क्या कहते हैं सेशन में, आप क्या चाहते हैं कि मैं सेशन किस पे लूँ, वो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या कमेंट सेक्शन नहीं होगा तो मैं एक पोलिंग कर दूंगा, आप उस पोल में अपना
क्या कहते हैं राय दीजिए, फिर उसके हिसाब से हम अपने स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिहार घटना चक्र को ही करने के लिए, क्योंकि वहाँ से सभी लोगों का हित है उसमें छुपा हुआ, ठीक है ना। और केवल ये एक एग्ज़ाम बिहार के लिए नहीं, ये सारे स्टेट सर्विस के लिए इक्विवेलेंट है। और ये केवल इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही था मेरा कि मैं सारे स्टेट सर्विस के चीज़ों को कवर करूं और अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त आपको क्या कहते हैं जो स्टडी मटेरियल है वो आपको या स्टडी मटेरियल या जो वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाना है मुझे, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए दोस्तों, अब बातें तो काफ़ी हो गई। आज का जो चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है मैं उसे स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडिया रूल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश के हाथों में था, ठीक है ना। एंड वॉज कंडक्टेड अ मैनर ऑफ सबसर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड को क्या कर रहा था, सबसर्व कर रहा था, ठीक है ना। होम चार्जेस रिफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो होम चार्जेस जो होता था, ये एक्सपेंडिचर होता था इंग्लैंड में, वो सेक्रेटरी स्टेट का जो था वो इंडिया के बिहाफ पे ही होता था। ये इंक्लूड क्या था, डिविडेंड टू द स्टेक होल्डर शेयर होल्डर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेप्ट राइज अब्रॉड, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, स्टोर परचेज इन इंग्लैंड एटसेट्रा। जो भी ये यूज़ करते थे, जो इंग्लैंड में भी अगर किसी तरीके का कहते हैं ना मिलिट्री या सिविल एक्सपेंसेस होता था, वो भी इंडियन के ही ऊपर ही क्या होता था, वो जो भार था वो पड़ता था। इंटरेस्ट और जो था प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल वेयर अनदर इंपॉर्टेंट लीकेज फ्रॉम नेशनल इनकम सिस्टम, ठीक है। फॉर बैंकिंग इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज इंडिया हैड टू मेक ह्यूज पेमेंट्स। जो बैंकिंग इंश्योरेंस और शिपिंग सर्विसेज थी उसमें भारत को क्या करते थे, बहुत ही भारी मात्रा में क्या कहते हैं पेमेंट करना पड़ता था। ब्रिटिश इंडिया टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज ऑफन यूज फॉर द concession granted British imports in India. According to this, almost nil charge was levied on the British import, but Indian export were charges heavy in Britain. कहने का मतलब है कि जो यहाँ से सामान ब्रिटेन जाता था, वहाँ पे हमें क्या करता था, बहुत ही हैवी टैक्स लगाते थे ब्रिटेन्स के लोग, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जो सामान था ना, वहाँ पे क्या होता था, कम्पीटेबल नहीं होता था। और जो कि फॉरेन गुड्स थे, जैसे ब्रिटेन के सामान थे, जो इंडियन मार्केट में आते थे, तो उन्हें चार्जेस क्या देना पड़ता था, निल, मतलब ज़ीरो देना पड़ता था। तो भाई हमारे ऊपर चार्ज इतना ज़्यादा थोप रहे हो तो हमारा सामान कहाँ टिकेगा। इसीलिए क्या होता था, जो क्या कहते हैं जो लोकल जो बनाते थे, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो क्या कहते हैं भारत की जो पहचान थी, प्राचीन क्या कहते हैं शैली थी जो हमारी, जो कहते हैं ना लोग गांव-गांव में रह करके अपने क्या कहते हैं हाथों के द्वारा बुनते थे, वो कारीगर जो थे, जो कारीगर कह सकते हैं, हाँ कारीगर जो थे, वो क्या थे, बुरे तरीके से क्या हुआ, उनका दमन कर दिया गया इन्हीं नीतियों के द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएंगे। जब हैवी टैक्सेस लगाएंगे तो क्या होगा, जब उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएंगे तो क्या होगा, उनके सामान बाहर मार्केट्स में बिकेंगे नहीं, ना इंडिया में बिकेंगे ना बाहर बिकेंगे। और जो फॉरेन गुड्स होते थे वो मशीन्स के द्वारा बनाए जाते थे, वहाँ पे क्या होते थे, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगते थे, मशीन के द्वारा बनाए जाते थे, तो वो चीप होते थे। और चीप के साथ साथ उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, तो वो और चीपर हो जाते थे, लोग उसको लेते थे। इसीलिए जो हमारे जो लोकल ट्रेड्समैन थे, ठीक है ना, जितने जो फैब्रिकेटर्स थे, वो क्या हुए कि एक तरीके से क्या हुआ, वो निस्ता नाबूद कर दिया गया पूरे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस बहुत हैवी मात्रा में लगाया जाता था ब्रिटेन में। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस टू इन्वेस्ट लैंड प्रॉपर्टी बाय द रिच क्लास ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस था कि इन्वेस्ट करना है किसने, लैंड प्रॉपर्टी में, रिच क्लास ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, प्रोवाइडेड डिटरमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एज दे लो ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम था। 1793 में कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने क्या लाया, परमानेंट सेटलमेंट लाया ऑफ लैंड रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट को क्या डिफरेंट नेम से कहा जाता है, जैसे उसको इस्तेमालदारी सिस्टम कहा जाता था, जागीरदारी कहा जाता था, मालगुजारी और विश्वेदारी भी सिस्टम कहा जाता था। ये सारे सिस्टम जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ वाराणसी यूपी में भी लागू होता था, और नॉर्दर्न कर्नाटका में भी क्या होता था, लागू होता था। 19% ब्रिटिश इंडिया का जो था वो परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत आता था। न्यू सेक्शन था जो जमींदारी का, उसको अनाउंस किया गया कि लैंड वो क्या है, लैंड ओनर्स, क्या है, लैंड ओनर, दे वर लैंड ओनर्स, दे शुड प्रोवाइड 10/11 पार्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द कंपनी, 10/11 हिस्सा जो है वो क्या करेंगे, कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। वेयर पेड एंड द रेस्ट 1/11 फॉर द टोटल रेवेन्यू ऑफ देयर ड्यूटीज़, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, और रेस्ट उनके पास जो 1/11 हिस्सा होगा वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। इन परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी वेयर द स्मॉलेस्ट कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार थे वो क्या थे, सबसे छोटे पूंजीपति थे, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम जो था वो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लाया गया था।
बारह महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर टाइप ऑफ, ये एक अलग 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 तरीका का क्या था, लैंड सेटलमेंट था। बाद में क्या हुआ, जो ये सिस्टम था ना वो स्प्रेड हुआ कहाँ, मद्रास में और कुछ पार्ट ऑफ बॉम्बे में हुआ, जिसे हम ईस्ट बंगाल, आसाम और कुर्ग का पार्ट कहते हैं। जो कुर्ग क्या है, कुर्ग क्या है, आज के समय में मॉडर्न कर्नाटका है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, रयस जो थे उनको दिया गया है ओनरशिप एंड राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड एट दे रिक्वायर्ड टू पे रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली रेवेन्यू क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। इस सिस्टम के हिसाब से जो फॉर्मर थे, फॉर्मर वाज द ओनर ऑफ हिज लैंड, ठीक है। इस सिस्टम के हिसाब से जो फॉर्मर्स थे, इन सिस्टम के हिसाब से जो फॉर्मर्स थे, क्या थे फॉर्मर्स, वो क्या थे, ओनर के क्या थे, ओनर थे किसके, लैंड के खुद ओनर थे, किसमें, रयतवारी सिस्टम में, रयतवारी सिस्टम में। यहाँ कोई कौन नहीं था, मीडिएटर नहीं था, बिकॉज लैंड ओनर्स आर वॉट, लैंड ओनर्स आर वॉट, लैंड ओनर्स और वॉट, दे आर क्या कहते हैं, लैंड ओनर, जो लैंड ओनर्स थे ना वो खुद ही क्या थे, मालिक थे, ठीक है ना, वो लैंडलॉर्ड ही क्या था, मालिक था। एक और जो करीबन 51% ब्रिटिश इंडिया का एरिया जो है कवर्ड होता है इसी सेटलमेंट के अंतर्गत। जो रेट है लैंड टैक्सेस का इस सिस्टम में बहुत ही हाई था। रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर रेंट वाज हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली। जो रिकवरी होता था एग्रीकल्चरल रेंट का, वो बहुत ही स्ट्रिक्टी के साथ क्या होता था, हैंडल होता था, ठीक है। महलवारी सिस्टम जो था वो एक यूनिट था। महलवारी सिस्टम क्या था, एक यूनिट था रेवेन्यू सेटलमेंट का, जो कि विलेज और महल में लगाया जाता था। विलेज लैंड बिलोंग्स टू द विलेज कम्युनिटी। विलेज लैंड जो है था वो विलेज कम्युनिटी से क्या था, बिलोंग करता था। द कम्युनिटी वॉज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो कम्युनिटी था वो जॉइंटली किसके लिए था, रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, पेमेंट के लिए लैंड रेवेन्यू के। जो सिस्टम था वो प्रिवेल्ड किया क्या, 30% ब्रिटिश इंडिया कवर करता था, कहाँ, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में, ठीक है ना। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ, जो कांस्टेंट फ्लो था वेल्थ का वो था कहाँ, भारत से इंग्लैंड के तरफ। फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक, कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न फ्रॉम डिस्क्राइब बाय द नेशनल लीडर एंड इकोनॉमिक्स एज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया। जो कांस्टेंट फ्लो था वेल्थ का, जो हमारे यहाँ हमें कहते थे ना, हमें भारत को क्या कहते हैं, हमारे भारत को कहते थे लोग सोने की चिड़िया। ये साले सोने की चिड़िया को साले कौन खा गए, कौन, अंग्रेज खा गए, ठीक है ना, अंग्रेज खा गए। ये कांस्टेंट क्या होने लगा, एक तरीके से निरंतर क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। क्या, अंग्रेज क्या कहते हैं, भारत से इंग्लैंड की तरफ हमारा वेल्थ क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। क्या करने लगे लोग, चूसने लगे भारत को पूरे तरीके से, और एकदम इतना कहते हैं ना, इतना जर्जर हालत कर दी भारत की कि लोग कहते हैं ना, इतनी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी भारत की उस समय, ठीक है ना। एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ हो गया भारत से इंग्लैंड की तरफ। फॉर इंडिया को क्या होता था, कोई एडिक्वेट इकोनॉमिक और कमर्शियल मटेरियल रिटर्न में नहीं मिलता था। कोई भी इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक या कहते हैं कमर्शियल हो गया, या आपका मटेरियल रिटर्न जो था वो भारत को नहीं मिलता था, जो कि नेशनल लीडर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। और इसी इकोनॉमिस्ट इसे ही कहते हैं क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, जो हमारा वेल्थ उसका क्या होता है, हार्श हो रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं लोग, ख़त्म हो रहा है एक तरीके से वेल्थ भारत से, क्या होता है, ड्रेन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है एक तरीके से। 1813 से पहले कंपनी जो था हैड रिकरिंग सरप्लस विथ अकर्ड एक्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। 1813 से पहले जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, सरप्लस रिकरिंग क्या कहते हैं वहाँ से उनको मिल रहा था, विच एक्योर्ड फ्रॉम कहाँ से, प्रॉफिट मिल रहा था उनको ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से। जो इनकी इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उनसे उनको क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रेड, उनको ट्रेड से भी मिल रहा था, रिजल्टिंग फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट। यही क्या हुआ, एक मोनोपोली हो गया और कंट्रोल किया क्या, ओवर इंडियन मार्केट। एक्सेक्शन मेड बाय द कंपनी ऑफिशियल, जो सरप्लस था वो यूज बाय द कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट। जो सरप्लस था वो यूज़ करती थी कंपनी क्या, इन्वेस्टमेंट में, दैट इज़ द मेकिंग परचेस ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑफ इंडिया इन इंडिया। एक्सपोर्ट करते थे वो इंडिया में आइटम्स एल्सवेयर। अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड मेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इंडिया डिड नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। इंडिया क्या करती थी, इंडिया से क्या करते थे लोग, एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन इंडिया को उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था। इस सिस्टम को ये कब ख़त्म हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। 1813 के ऑनवर्ड इकोनॉमिक ड्रेन जो था वो टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट, ठीक है ना, अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट के उस पर हो गया। बारिंग अ
फ्यू एक्सेप्शनल ईयर अ फेवर ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड हैड बीन नॉर्मल फीचर ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड टिल आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है ना। बैरिंग अ न्यू एक्सेप्शनल ईयर्स अ फेवरेबल बैलेंस और ट्रेड हैड बीन नॉर्मल फीचर ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड टिल ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ को डिस्क्राइब किया, क्या किया, एज द ईविल्स ऑफ द ईवल्स, ठीक है ना, ईवल ऑफ द ईवल्स, क्या कहते हैं, ये एक तरीके से बुराई पे भी बुरा चीज़ है एक तरीके से, ठीक है ना। और इनका यही मेन कॉज क्या था कि इंडियन पॉवर्टी, इंडियन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, मतलब भीख मांगने की स्थिति आ गई है लोगों की, भिखारी होने, इंडियन जो है पॉवर्टी का अब मुंह देख रहा था। क्योंकि एक समय जो था कि गुप्त का पीरियड हम लोग पढ़े, मौर्य का पीरियड, कि इतना संपन्न सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसका आज का जो समय था अंग्रेज का, वो उन्होंने क्या किया, चूस लिया पूरे तरीके से, भारत को चूस करके उनको क्या कर रहा है, जर्जर, उनकी क्या कहते हैं, भारत की इकोनॉमिक स्थिति को क्या किया, जर्जर कर दिया, और कहते हैं टूटने के कगार पे भारत हो गया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, वॉज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ही जो थे सबसे पहले, इन्हीं को क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपाउंडर थे, इस थ्योरी के सबसे इम्पॉर्टेंट जो निर्माता थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने क्या दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ही विथ हिज क्या, आर्टिकल एंड बुक, उनकी क्या थी, आर्टिकल और बुक्स थी, क्या थे, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये एक पेपर था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्या था इनका जो था, इसी में इन्होंने लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, देखिए ना, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रहा है, उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो थी उसमें ही दादा भाई नौरोजी ने पूरा संदर्भित लिखा कि किस तरीके से भारत का जो इकोनॉमिक ढांचा है या इकोनॉमिक चीज़ है वो क्या हो रहा है, पूरे तरीके से क्या हो रहा है, ध्वस्त होता चला जा रहा है। और जो यहाँ इकोनॉमिक का फ्लो हो रहा है वो हमारे भारत से कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड की तरफ हो रहा है। द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, प्रोपाउंड करता है क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यही प्रोपाउंड करता है क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। आरसी दत्ता जो हैं, रमेश चंद्र दत्त जो हैं, दत्ता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, आरसी दत्त जो हैं या रमेश चंद्र दत्त जी हैं, वो एम्फेसाइज करते हैं क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे, अपने आर्टिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोस्तों, इनका जैसे क्या कहते हैं, ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया का किनका क्या था, दादा भाई नौरोजी का क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। वैसे ही रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रपोज किया, हाफ ऑफ एनुअल जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग आउटफ्लोड एवरी ईयर, जो भारत की पूरी जीडीपी थी उसकी आधा जो हिस्सा था 50% वो क्या था, बाहरी आउटफ्लो हो जाता था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896 एक्सेप्टेड द ड्रेन वेल्थ थ्योरी ऑफ कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में 1896 में इंडियन नेशनल भारतीय नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और अनाउंस किया क्या, अनाउंस द रियल कॉस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट फेमाइंस, ठीक है ना, एंड पॉवर्टी इन इंडियन नेशनलिटी इज ऑनगोइंग ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ द प्रीवियस 100 ईयर। और 1896 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, और कलकत्ता सेक्शन में इन्होंने ही अनाउंस किया कि यही सबसे बड़ा रीज़न था, सबसे बड़ा कॉज था क्या, फ्रीक्वेंट फेमाइंस का और पॉवर्टी का। जो इतनी ज़्यादा अकाल पड़ता था, अकाल क्यों पड़ता था, जबकि जब लैंड बंजर हो जाएगी तो अकाल पड़ेगा ही, ठीक है ना, उस पर कोई खेती नहीं हो पाएगी, अकाल पड़ेगा, लोग भुखमरी से मरेंगे। ये इंडिया के नेशनल इतिहास में, भारत के इतिहास में ये सबसे कहते हैं ना खराब दृश्य दिखाता है पिछले 1 सालों में, ठीक है ना, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था भारत से बहुत ही भीषण तरीके से। सैयद अहमद खान जो थे वो लॉयल किसके तरफ थे, टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल की तरफ क्या थे, ये ज़्यादा इंक्लाइंड थे। और इन्होंने ही बिलीव किया क्या, एंड ही बिलीव दैट डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कुड टेक प्लेस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली। और सैयद अहमद खान जो थे वो लॉयल किसके तरफ थे, क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लॉयल थे। और वो केवल यही जानते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का उद्धार तभी होगा जब वो ब्रिटिशर्स के साथ होंगे तभी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का जो रिजाइम था 1825 से 1917 के बीच में था। अलॉन्ग विथ उनके साथ कौन थे, WC बनर्जी, ठीक है ना, वोमकेश चंद बनर्जी थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में।
W.C. बनर्जी ने इस्टेब्लिश किया लंडन इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद दादाभाई नौरोजी इन 1865 विच पॉपुलराइज द सीवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड द पेन ऑफ इंडियन नेशनल्स। ठीक है, वही इस वजह से लंडन इंडियन सोसाइटी इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलराइज इसीलिए हुई क्योंकि उसी में ही उसमें ही इन लोग ने ये चीज़ एम्फेसाइज किया कि एक क्या हुआ है, भारत के साथ सीवियर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और जो दर्द भारत के सभी नागरिकों को मिला है वो यही ड्रेन ऑफ वेल्थ के वजह से हुआ है। भारत की जो आर्थिक स्थिति पूरी चरमरा गई थी दोस्तों, पूरा चरमर हो गई थी। ठीक है ना, इतना हालत ख़राब कर दिए थे ये लोग। मतलब कहते हैं ना, एक समय में सोने की चिड़िया इतना संपन्न कि हर आदमी, कहते हैं ना, बेमिसाल तरीके से हर आदमी अपने चीज़ों में परंगत था। और एक समय ये कि लोगों क्या हो रहे, क्या किस तरीके से हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इनकी बदतमीज़ी के तरीके से ही, इन लोगों की वजह से ही क्या हुआ, पूरा जो भारत का स्थिति था वो क्या हो गया, पूरे तरीके से ख़राब हो गया दोस्तों। ठीक है, दादाभाई नौरोजी जो थे ये क्या थे, पहले भारतीय थे जो इलेक्ट हुए क्या, टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स। यही जो थे दादाभाई नौरोजी, वो पहली बार ब्रिटिश इंडिया, ये जो दादाभाई नौरोजी थे वो कौन थे, ये पहले भारतीय थे जो इलेक्ट हुए किस में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी इन 1819 में, 92 में इनको क्या हुआ, टिकट मिला लिबरल पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों ये थी भारत की दुर्दशा, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे भारत भारत देश का क्या हुआ, जो आर्थिक स्थिति पूरी जो थी चरमरा गई। और ये हम लोग जो दृश्य देख रहे थे, ये इम्पैक्ट किस तरीके से किया ब्रिटिश रूल हमारे भारत के ऊपर। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसके MCQ की तरफ। MCQ जो है इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेरियस जो आपकी थ्योरीज प्रपोनेंटेड किए गए हैं अलग अलग इंडियन नेशनल लीडर्स के द्वारा, और उन्होंने बताया किस तरीके से भारत में जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है वो सवाल के फॉर्म में भी क्या होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आइए बिना फर्दर डिले किए उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न जो पहला है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल पीरियड, किसके रेफरेंस में, कॉलोनियल पीरियड के रेफरेंस में, इन भारत, मतलब भारत में, होम चार्जेस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस। फंड्स जो था फंड्स जो थे यूज़ करते थे किस लिए, सपोर्ट टू द इंडियन ऑफिस इन लंदन। ठीक है, ये भी यूज होते थे। फंड जो यूज़ होते थे, पे सैलरीज एंड पेंशन टू ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, ये भी ऑप्शन सही है, यही यूज़ होते थे। फंड्स यूज वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये गलत है, उन भी इंडिया के ऊपर ही डिवाइड होता था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर किस तरीके से इंग्लैंड लगाती थी वो देख लेते हैं। होम चार्जेस कंस्टिट्यूटेड ऑफ परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर से अगर खरीदते तो वो भारत के ऊपर जाता था। एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट होता था, वो भी भारत के खर्चे पे होता था। इंटरेस्ट और डेप्ट होता था, वो भी भारत के खर्चे पे होता था। ठीक है, और क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो भारत के ऊपर खर्च पे पड़ता था। नॉन इफेक्टिव चार्ज ऑफ अगर आर्मी का होता तो भी भारत के खर्चे पे। पेंशन एंड ग्रेचुइटीज पेबल इन इंग्लैंड एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी, वो भी भारत के खर्चे पे होता था। फंड जो यूज होता था, वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया विद ब्रिटिश वी आर नॉट इंक्लूडेड इन होम चार्जेस। ठीक है ना, ये क्या था, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो वही हम बोल रहे हैं वो भारत के ऊपर भी डिवाइड था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ब्रिटिश बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, वो क्या क्या थे, वो थे कॉटन था, सिल्क था, साल्ट पीटर था और ओपीएम का ही क्या होता था, ट्रेड होता था। दोस्तों ये याद रखिएगा, IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेते हैं 17वीं शताब्दी में क्या हुआ और अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ। जो बंगाल था वो क्या बन गया, एक एसेंशियल सोर्स हो गया सप्लाई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये परचेज करते थे, सेल करते थे यूरोप में। गुड्स परचेज फ्रॉम बंगाल इंक्लूडिंग कॉटन, क्लोथ, ओपियम, साल्ट पीटर और शुगर एंड मिल्क का करते थे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इम्पीरियल प्रीफरेंसेस, ये देखिए IAS प्री 1999, देखिए सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देखिए, द टर्म इम्पीरियल प्रीफरेंसेस वाज अप्लाइड टू द, वो किसके ओर अप्लाई होता था, ये स्पेशल प्रिविलेजेस होता था ब्रिटिश इम्पोर्ट इन इंडिया। ठीक है ना, इम्पीरियल प्रेफरेंसेस इसीलिए कहा जाता है।
स्पेशल प्रिविलेजेस किस लिए था, ब्रिटिश इम्पोर्ट इन इंडिया के ऊपर था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं था, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज नहीं, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल एकदम नहीं, ये क्या था, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल नहीं, वो भी था, प्रेफरेंसेस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, ये ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन सही होगा। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल प्रेफरेंसेस वॉज गिवन टू द इन्वेस्ट इन लैंड बाय द वेल्दी क्लास, वही करते थे। इन रीजन इज द रीजन फॉर नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, इसीलिए कोई डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे उतने नहीं थे, इसीलिए उनको क्या करते थे कि वो वेल्दी क्लास किस में इन्वेस्ट करें, लैंड्स में इन्वेस्ट करें, और वो क्या कहते हैं किसी चीज़ में, क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकें, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आईएएस में आया हुआ सवाल ये भी है, और ऊपर वाला भी सवाल आईएएस में आया हुआ था। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, क्या था, क्या था, कमर्शलाइजेशन था इंडियन एग्रीकल्चर का, इसलिए था, ठीक है ना, यही रिजल्ट था, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, वो रिजल्ट क्या किया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। फार्मर जो थे वो क्या, उनको फोर्स किया जाता था कि ग्रो करें वो कैश क्रॉप, वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, और वो इम्पोर्ट किसको किया जाता था, ग्रेट ब्रिटेन को, एज रॉ मटेरियल ऑफ इंग्लिश फैक्ट्रीज। और जो पीरियड था ये क्या था, डिक्लाइन देखा क्या, अर्बन पॉपुलेशन का, और डिस्ट्रॉय कर दिया डोमेस्टिक फैक्ट्रीज को। और ये स्टार्ट किया क्या, ये स्टार्ट किया प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ऑफ कमर्शियल यूज ऑन लार्ज स्केल। 19वीं शताब्दी में एग्रीकल्चर थे वो बन गया क्या, कमर्शियल, एज यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। ब्रिटिश रूल जो था वो फोर्स किया क्या, फार्मर्स को फोर्स किया कि वो ग्रो क्या करें, इंडिगो को ग्रो करें, एंड और अदर क्रैश क्रॉप को भी क्या करें, ग्रो करें, जिसके रिजल्ट क्या हुआ, विच एज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। रिजल्ट क्या किया, अर्बन पॉपुलेशन रिड्यूस द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अर्बन पॉपुलेशन क्या, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या करने लगे, यूज़ कम करने लगे, ठीक है दोस्तों। और इंडस्ट्रीज़ को क्या कर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग बताना है क्या, जो एक्सप्लेन करता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वो क्या था। देखिए आईएएस प्री 2020 में आया सवाल है, देखिए कितना यूपीएससी के प्रोमिनेंट ये टॉपिक है, तो अगर यूपीएससी से प्रोमिनेंट ये टॉपिक है तो ये अभी स्टेट सर्विस का भी क्या हो गया होगा, फेवरेट हो जाएगा। क्या था रीज़न, स्टेटमेंट बताइए करेक्टली, जो एक्सप्लेन करता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या थे, रिवेंट हो गए थे, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस में आया हुआ 1991 में ये सवाल, किसने इंट्रोड्यूस किया था इस्तेमरारी सेटलमेंट को, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ये हम लोग ने देख लिया था, अलग तरीके थे, इस्तेमरारी था, जागीरदारी था, मालगुजारी था, और भिश्वदारी था, वो था। असर्शन रीजन का सवाल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्या, लैंड रेवेन्यू इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एकदम सही है, ये एकदम उचित आंसर है। ये क्रिएट किया डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री, हाँ डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट था, हम लोग अपने पढ़ा था, इस्तेमरारी, मालगुजारी, भविष्यदारी जो सिस्टम था वो क्या था, अलग अलग डिफरेंट क्लासेस और पेजेंट्री को क्या होता था, फॉलो करता था। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न और असर्शन और रीज़न क्या है, दोनों क्या है, करेक्ट हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 2020 में आया हुआ सवाल देख लीजिए, कितना ही इस एग्जामिनेशन में यूपी यूके सब जगह आया हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यूज़ किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो था बनाया गया था, किसके लिए बनाया था, लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो वाज मेड विथ, देखिए 53 से 55 बीपीएससी में आया हुआ ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमानेंट सेटलमेंट था वाज मेड विथ, वो किससे बना था, जमींदारों के लिए बना था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, किन्होंने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या, परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था इंट्रोड्यूस किस ईयर में किया, 1793 में किया था, ये हम लोग ने पढ़ा था। टेंडेंसी था इंक्रीज लिटिगेशन एंड फिजिबल इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, जो रीज़न था नॉर्मली क्यों ट्रेस हुआ इज़ द फॉलोइंग, क्या था,
मेकिंग जमींदार पोजीशन क्या करना था उनको, स्ट्रॉन्गर करना था, और क्या करना था इनको, विज द रयट्स। तो ये क्या था ऑप्शन, ये आपका ये भी गलत था उनका, तो वो कुछ करना था क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, तो वो ज़मींदारी को थोड़ी ना स्ट्रॉन्गर करना चाहते थे। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स, ये गलत था। ये भी क्या ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम थोड़ी ना अच्छा करना था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम करना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है इसमें उत्तर। परमानेंट सेटलमेंट जो था 1793 का, परमानेंट सेटलमेंट 1793 का जो था, जो जमींदार थे रिक्वायर्ड इशू पट्टास टू द फार्मर्स विच वर नॉट यूज बाई मैनी जमींदार एंड रीजन। क्यों नहीं यूज होता था, क्योंकि जमींदार आर ट्रस्टेड बाई द फार्मर्स। ये तो सही है, क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, इशूज पट्टा टू द फार्मर्स विच वर नॉट यूज बाई द जमींदार। क्यों जमींदार के द्वारा यूज नहीं होता था, उसका रीज़न क्या है, जमींदार जो थे वो ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स नहीं, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। ये क्या था, उनके पास नहीं था, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए IAS प्री में आया हुआ सवाल है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ठहर के सोचिएगा, मैंने आपको बता दिया है, आप भी सोचिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार। द जमींदार वे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, जमींदार के लिए नहीं था। लैंड रेवेन्यू था वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड था। ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या था, सही था परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग। एबॉलिशन और जमींदारी ये गलत था, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट जो था, परमानेंट सेटलमेंट था जो रैयतवारी सिस्टम का लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया जाता था, किसके रिस्पेक्टिवली, कहाँ किया था, बंगाल और मद्रास के कुछ रीजन में किया गया। तो 17 का एक क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। डैश ईयर में जो था, टेनेंट्स ऑफ लैंड ऑफ बंगाल एंड बिहार वेर गिवन बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट देखिए 56 से 59 BPSC में आया हुआ सवाल है, कब आया था, 1885 में आया था। इसी समय क्या हुआ था, INC का भी फॉर्मेशन हुआ था। जो थॉमस मुनरो थे वो एसोसिएटेड थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, वो किससे थे, रैयतवारी सिस्टम से थे। हम लोग ने पढ़ा था थॉमस मुनरो, थॉमस रीड और अलेक्जेंडर मुनरो थे, उन्होंने किया था। 51% लैंड पे क्या होता था, क्या कहते हैं, ये लगा था भारत में। कौन एसोसिएटेड था रैयतवारी सेटलमेंट, मद्रास में होता मुनरो थे। किसने स्टार्ट किया, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। रैयतवारी सेटलमेंट जो तो इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, ब्रिटिश इंडिया में, वो किस प्रेसिडेंसी में हुआ, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। जो इंग्लिश थे इंट्रोड्यूस किए क्या, रैयतवारी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ किए, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में किए। ये भी एकदम सही है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ब्रिटिश सिस्टम में रैयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज नॉट प्रिवलेंट। क्यों, कहाँ नहीं प्रिवलेंट था, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में नहीं था, और ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में दोनों जगह था। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आ रहा है, विथ रेफरेंस टू द रैयतवारी सिस्टम, ये स्टेटमेंट बताना है। जो रेंट पेड किया जाता था डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट, रैयतवारी में एकदम सही है, कोई बिचौलिया नहीं था। गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रैयत, एकदम सही है। द लैंड वाज सर्वेड एंड एक्सेप्ट बिफोर बीइंग टैक्स्ड, एकदम सही है, ये भी सही ऑप्शन है। तो सी का तीनों ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। औरंग जो था, औरंग को क्या कहता था, इंचार्ज, औरंग को क्या कहता था, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, नहीं। ये औरंग क्या होता था, एक जगह होता था जहाँ पे क्या करते थे हम लोग, गुड्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे और वहाँ से सोल्ड करते थे, औरंग उसको कहा जाता था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। मरियान को क्या कहा जाता था, IAS प्री 2020 में आया सवाल है, देख लीजिए। इंडिया एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एकदम सही है। और मिर्सीदार को क्या कहते थे, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू ऑफ द पेयर ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। तो हमारा जो 2 और 3 ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। देखिए ऑनरांग जो थे एक पर्शियन टर्म्स था, वेयर हाउस का, ये क्या होता था, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिंग सोल्ड हियर, वे आर बिंग सोल्ड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की वही बात करें तो फर्स्ट टी कंपनी ऑफ आसाम कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1839 में इस्टेब्लिश हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएँ तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नारोजी के हिसाब से पूछ रहा है। तो दादा भाई नारोजी के हिसाब से जो सवाल है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसके रिगार्डिंग आप बताइए जो सही है। जो दादा भाई नारोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था वो क्या था, द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल
annual product was being exported to Britain for which India got no material returns। एकदम ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इंडिया में ब्रिटिश रूल में, ये किसने लिखा है, दादा भाई नेहरू जी ने लिखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किस फॉलोइंग, इसमें कौन सा सही है। द प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813, ये भी एकदम सही है, स्टार्ट हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था 1813 में स्टार्ट हुआ था। अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रीवेटेड ऑन द प्रोसेस, एकदम सही है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी फॉर द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, क्वेश्चन किया था दादा भाई नेहरू जी ने किया था। इनको क्या कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स और क्रिटिक्स कॉलोनियल इन इंडिया, इसमें से कौन सा कोड सही है जिसने क्रिटिक्स किया है, इकोनॉमिक क्राइसिस और क्रिटिक्स किया है, बताया है। तो दादा भाई नौरोजी ने किया है कि इसमें प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आर सी दत्त ने क्या बताया है, हमने ऊपर एक बुक बताई थी, उसका क्या नाम था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। और जीव सुब्रमण्यन अय्यर ने भी बताया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। कौन बिलीव नहीं करते थे, वो बताए थे मुस्लिम थे, तो वो मुस्लिम चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के साथ रहें और अंग्रेज से ही हमारा भला है, तो वो सर सैयद अहमद खान हमने ऊपर पढ़ा भी था। किस ऑथर ने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, किसने डिस्क्राइब किया है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट में। एक्सपोज किया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, एकदम सही है। इंटरप्टेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन। स्ट्रेस किया नीड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल एविल्स, ऑल सोशल एविल्स, ये देखिए ऑल लिखा है, ऑल सोशल एविल्स पे तो हो नहीं सकता है, एंड बिफोर एनीथिंग एल्स, तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो केवल एक ही सही होगा और बाकी सारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक, भारत के इकोनॉमिक के बिहाफ पे ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जनरली असर्शन रीजन का सवाल है, जनरली इंडिया हैज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये ऑप्शन एकदम सही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, एकदम सही है, इसको ये सपोर्ट भी करता है, असर्शन रीजन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है डिस्टिंग्विश इन इंडिया, वो किसके द्वारा किया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन द मिलिट्री फोर्सेज ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कितना किया जाता था, 40% यूज़ किया जाता था। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग ने कवर कर लिया है कि किस तरीके से आर्थिक नीति जो थी, आर्थिक स्थिति थी जो ब्रिटिश रूल जब था भारत में, आर्थिक स्थिति किस तरीके से इम्पैक्ट की ब्रिटिश रूल के रूल में इंडिया में, हम लोग ने वो उसको कवर कर लिया है। और उसके साथ ही साथ उसके एमसीक्यू को भी किया कि हम लोग ने पूरा कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपका जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी है, आप वो मुझे बताएं, क्योंकि घटना चक्र को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं 30 तारीख को एग्ज़ाम है और उन सभी छात्रों के हित में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि घटना चक्र पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऑन टाइम, ठीक है। तो मैं कुछ इस सीरीज़ को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, एक नया सीरीज़ ला रहा हूँ, जिससे और बिहार के छात्रों को क्या होगा, हित, उससे उनके हित क्या होंगे, सुनिश्चित होंगे। इसीलिए मैं एक पोल लाऊंगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा नया सीरीज़ स्टार्ट करा जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, रखता हूँ, मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।